नमस्कार साथियों, मैं प्रेम कुमार, तहसील राजस्व लेखाकार, राजस्थान सरकार। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक नए टॉपिक में प्रतिशतता में हम केवल ये रिवीजन क्लासेज होगी और कम से कम समय में पूरी प्रतिशतता को रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। और आप देखिए, पूरी प्रतिशतता आपके 100% समझ में आ जाएगी और सारे सवाल आपसे एग्जाम में सही हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम मीनिंग देखते हैं इसका। प्रतिशतता का मतलब होता है 100 पर गणना करना, मतलब किसी भी कैलकुलेशन को 100 पर कैलकुलेट कर लेना ही प्रतिशतता है। तो प्रतिशत का चिन्ह लगाना और प्रतिशत का चिन्ह हटाना दो चीजें होती है। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने 10 में से 3 अंक प्राप्त किए हैं, तो आप जानते हैं कि इस प्रकार से लिखा जाएगा 3/10। यहाँ पे जो नीचे लिखा जाता है इसका मतलब ये पूर्णांक होता है, या पूरे में से मतलब पूरे में से पूरे नंबर है, इसका मतलब 10 नंबर है। और ऊपर जो लिखा है इसका मतलब होता है प्राप्तांक, अर्थात जो टोटल है वो नीचे लिखा जाता है और जो हिस्सा हमने प्राप्त किया है वो ऊपर लिखा जाता है। तो अब आपको प्रतिशत का अगर चिन्ह लगाना हो तो आप 100 से गुणा कर देना। जैसे 3/10 है, इसको प्रतिशत में बदलना है तो गुणा कर देना 100 से, ये कट पीट के हो जाएगा 30, अर्थात ये 30%। ऐसे ही इसका जस्ट उल्टा, अगर आपको प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो फिर 100 का भाग दे देना। कैसे? मान लीजिए लिखा हुआ है 40 का 10%, तो यहाँ पे 40 लिखा और का मतलब गुणा होता है और 10, प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो 100 का भाग दे देना। कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 4। तो 40 का 10% हो गया 4, 3/10 को परसेंटेज में बदला तो हो गया 30%। ऐसे ही आपको पूछा जाए कि 2 5 का कितने प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अब 2 के बारे में पूछ रहा है और किसके रेफरेंस में? 5 के रेफरेंस में। इसका मतलब बट्टे में कौन आएगा? 5। जिसके रेफरेंस में पूछा जाता है या जिसमें से हम अंक प्राप्त करते हैं वो बट्टे में आता है। तो 5 का कितना प्रतिशत है, इसका मतलब 5 आएगा बट्टे में। और किसके बारे में पूछ रहा है? 2 के बारे में। प्रतिशत में उत्तर चाहिए, इसका मतलब प्रतिशत लगाना है तो 100 से गुणा कर दो और ये हो जाएगा 40, कटेगा 20 बार और 20 दूना 40, इसका मतलब उत्तर आ गया 40%। तो ये जो 2 है वो 5 का कितना प्रतिशत है? 40% है। इसी सवाल को पूछ लिया जाता कि 2 5 से कितने प्रतिशत कम है। 2 5 से कितने परसेंट कम है, मतलब 5 का कितना परसेंट कम है या 5 से कितने परसेंट कम है। तो ये जो 2 है वो 5 से कितना कम है? 3 कम है। अब ये जो 3 है इसको परसेंटेज में बदल के बताना है। तो किस से? 5 से। तो बट्टे में कौन आएगा? 5। और इस बार पूछा है कम, कितना कम है? तो 5 से कितना कम है? 3 कम है। तो 3 के बारे में आपको बताना है और उत्तर प्रतिशत में चाहिए तो गुणा करेंगे 100 से और आ जाएगा 60। इसका मतलब ये 60% कम है। 5 का 60% याद करते हैं तो हो जाता है 3, और ये 3 कम है। तो 2 के बारे में पूछ रहा था कि 2 5 से कितने परसेंट कम है, तो कम कितना है? तो 3 कम है। हमें कैलकुलेशन 3 के बारे में करनी है। ये जो 3 है वो कितने परसेंट कम है, अर्थात 60% कम है। अगला देखते हैं परसेंटेज हटाने वाला। तो हटाने वाले में तो आपको सीधा सीधा हटाना है और बट्टे में 100 कर देना है। अब कई बार लिखा रहता है 2 गुना किसी संख्या का, जैसे 5 का 2 गुना। इस 5 का 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, जब लिखा हो 100%, इसका क्या मतलब होता है? तो परसेंट का चिन्ह हटाएंगे तो 100 और बट्टे में आएगा 100, इसका मतलब 1, अर्थात ये किसी संख्या का 1 गुना होता है, उसको 100% कहते हैं। 200% का क्या मतलब होता है? तो ये 200 और बट्टे में प्रतिशत हटाएंगे तो 100 आएगा, इसका मतलब वो होता है 2 गुना। किसी संख्या का दुगुना होना मतलब 200% हो जाना। किसी संख्या का 3 गुना होना मतलब 300% हो जाना। अब आपको कहा जाए कि आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, इसका मतलब 1 गुना सिलेक्शन हो जाएगा, अर्थात जितनी उम्मीद है उसमें से पूरी की पूरी उम्मीद है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई कहे 200% हो जाएगा, इसका मतलब दुगुना सिलेक्शन हो जाएगा, डबल बार। ठीक है, तो 200% का मतलब आप जान ही चुके हैं, 300% का मतलब आप जान ही चुके हैं। तो कोई भी संख्या है वो स्वयं का कितना प्रतिशत होती है? तो वो स्वयं का 100% होती है। ध्यान रखना, प्रत्येक संख्या स्वयं का 100% होती है। जैसे हम चेक करें कि 50 स्वयं का मतलब 50 का कितने प्रतिशत है। तो 50 किसके बारे में पूछ रहे हैं? किसके रेफरेंस में? 50 के रेफरेंस में। तो बट्टे 100, ये तो हमेशा कटता है, एक ही आता है, इस कारण से कितना आएगा? 100%। तो प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक संख्या अपने आप में 100% होती है। अब हम देखते हैं इसके सवाल कैसे होते हैं। तो सबसे पहले प्रकार का सवाल कि राम किसी परीक्षा में 140 अंक प्राप्त करके भी 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो हमें सवाल को समझना है कि राम के 140 अंक आ चुके हैं, 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब 10 अंक और कम पड़ गए। अगर 10 अंक और हो जाते तो वो पास हो जाता। फिर लिखा है यदि परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, इसका मतलब पास होने के लिए कम से कम जो परसेंटेज चाहिए वो 50% है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 140 नंबर लाके भी 10 कम पड़ गए, इसका मतलब अगर उसके 140 में 10 और आ जाते, इसका मतलब 150 अंक आ जाते, तो ये कितने प्रतिशत के बराबर हो जाते? 50% के बराबर हो जाते। आपको पूछा गया है परीक्षा का पूर्णांक कितना है, तो किसी भी परीक्षा का पूर्णांक का मतलब पूरे में से पूरे नंबर अगर आप लेके आते हैं तो आपके 100% अंक आ जाते हैं, इसका मतलब आपको 100% का मान पूछा गया है। तो देखो, एक तरीका है कि 50% का मान है आपके पास में कितना? 150।
1% का मान कितना हो जाएगा 150/50 और पूर्णांक का मतलब होता है 100%। 100% का मान कितना हो जाएगा तो 150/50 और गुना 100। अब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 300 अंक। अब इससे भी आप छोटा तरीका यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पे उत्तर आएगा इससे, ये जो 150/50 गुना 100 है, आपका उत्तर इससे आ रहा है। तो क्यों ना हम डायरेक्ट सवाल को पढ़ें और यहाँ पे पहुंच जाएं, ताकि अपना सवाल का उत्तर है वो जल्दी से जल्दी आ जाए। तो ये जो तरीका है इसको मैं कहूंगा रामबाण विधि। ये कौन सी विधि है? रामबाण विधि है। ठीक, रामबाण तरीका है। तो ये जो रामबाण तरीका है ये कैसे हमें प्राप्त होता है? तो देखो, जो ज्ञात करना हो, जो ज्ञात करना हो उसको ऊपर लिखो, और जो कुल है या जो टोटल है उसको नीचे लिखो और गुना 100 कर दो। ठीक है, या मैं ऐसे कहूं, जिसका मान दिया हो बटे टोटल जो मान है वो, और गुणा जिसका मान ज्ञात करना हो। यही रामबाण विधि है। कैसे? देखो, आपको 50% का मान दिया है, तो किसका मान दिया गया है? 50% का मान। तो यहाँ पे मान कितना परसेंट का दे रखा है? 50 का दे रखा है, और जो मान है वो यहाँ पे आएगा, और जिसका मान दिया है वो यहाँ पे आएगा। जिसका मान दिया हो वो बट्टे में आएगा और मान है वो ऊपर आएगा। 50 का मान आपको दे रखा है तो 50 आपने बट्टे में रख दिया, जिसका मान दे रखा है वो नीचे आएगा, और जो मान है, मान कितना है 150 अंक, वो ऊपर आएगा, और किसका मान ज्ञात करना है? 100 का मान ज्ञात करना है। तो उत्तर यहां से बन जाएगा। दूसरा तरीका, 140 अंक है, 10 कम पड़ गए, इसका मतलब 150 आते तो पास होता, और 150 आते कितने परसेंट बन जाते? 50%। आप लिख सकते हैं 50% का मान है 150, तो कितने का ज्ञात करना है? 100 का, तो गुणा करेंगे 100 से। ठीक, अब यहाँ पे 100% लगाएंगे तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा, आप परसेंट लगाओ चाहे नहीं लगाओ। 50 का मान 150 है तो 100 का मान हो जाएगा 300। आप उत्तर निकाल लेंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। इसी सवाल में अगर आपको ऐसे दिया रहता कि वह 140 अंक प्राप्त करके 10 अंक से उत्तीर्ण हो जाता है, अगर सवाल में ये होता कि वह 10 अंक अधिक ले आता है या उत्तीर्ण हो जाता है, यदि परीक्षा का उत्तीर्णांक 50% हो तो पूर्णांक ज्ञात करें, तो कैसे ज्ञात करते? तो लगाओ, देखो रामबाण विधि कैसे लगाएंगे। यहाँ पे 140 अंक आए और 10 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब 10 नंबर कम भी आते तो भी वह पास हो जाता। 10 अंक अधिक आ गए, 140 से 10 कम आते, इसका मतलब 130 अंक आते तो वो कितने के बराबर हो जाते? न्यूनतम उत्तीर्णांक 50% के बराबर हो जाते। तो किसका मान दिया है? 50% का मान दिया है, तो जिसका मान दिया है वो बट्टे में 50% का मान कितना है? 140, 130, क्योंकि 10 कम आते तो भी पास हो जाता। और कितने प्रतिशत का मान ज्ञात करना है? पूर्णांक का, मतलब 100% का मान आपको ज्ञात करना है, तो ये हो गया गुणा 100। अगर ये तरीका नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 50% का मान है 130, 1% का मान होगा 130/50, पूर्णांक का मतलब होता है 100% का मान होगा 130/50 गुणा 100, तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा? 260 अंक। इसका मतलब पूर्णांक है वो 260 अंक है। अगले टाइप का सवाल है, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है? ऐसे सवालों में एक तरफ अधिक दिया जाता है, दूसरी तरफ कम पूछा जाता है, या फिर एक तरफ कम दिया जाता है, दूसरी तरफ अधिक दिया पूछा जाता है। तो जो आपको पूछा जाए उसका सूत्र कैसे ज्ञात करते हैं? देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या पूछा गया है? कितने प्रतिशत कम है? तो प्रतिशत, जब आपको कम का मान ज्ञात करना है या फिर कहें प्रतिशत कमी का मान ज्ञात करना है, तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं। सवाल को देखो, सवाल में दे क्या रखा है? अधिक दे रखा है, तो जो दे रखा है वही तो डाटा हम रखेंगे। इसका मतलब जो दे रखा है, अधिक दे रखा है, तो आप अधिक लिख दो। कौन सा? प्रतिशत अधिक लिख दो, और बट्टे में आप लिखेंगे 100, और अधिक है तो प्लस कर दो, जितना अधिक है उतना, मतलब प्रतिशत अधिक जोड़ दो उसमें, और कैलकुलेशन 100 पे करनी है तो गुणा कर दो 100 से। अगर आप सूत्र में प्रतिशत अधिक लिखेंगे, मतलब जो सवाल में दिया गया है, तो जो दिया गया है उसका जस्ट उल्टा, मतलब कमी प्रतिशत का मान आ जाएगा। तो प्रतिशत कम या प्रतिशत कमी का मान ज्ञात करना है, तो सूत्र है प्रतिशत अधिक, और अधिक है तो 100 से अधिक कर दो, गुणा 100 कर दो। तो कितने प्रतिशत अधिक है? 25% अधिक है। 100 में 25 जोड़ेंगे तो जाएगा 125, और गुणा करेंगे 100 से, कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 20%। अर्थात ए की आय बी की आय से 25% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से 20% ही कम होगी। ठीक है। दूसरा तरीका, अगर आपको प्रतिशत अधिक का मान ज्ञात करना हो तो आपको सवाल में दिया क्या रहेगा? प्रतिशत कमी का मान दिया रहेगा, तो जो दे रखा है वो लिख दो। तो हम लिखेंगे प्रतिशत कमी या प्रतिशत कम, और बट्टे में, अब कम है तो 100 में से घटा दो, कम कर दो। यहाँ पे अधिक था तो 100 में जोड़ दिया, कम है तो 100 में से घटा देंगे, तो प्रतिशत कम और फिर गुणा 100, तो ये आ जाएगा प्रतिशत अधिक का सूत्र। जैसे इसी सवाल में दिया रहता कि ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत
अधिक है, ये पूछ लिया जाता। तो इस बार कैलकुलेशन कैसे करते, आपको क्या दे रखा है, प्रतिशत कम दे रखा है, तो कम दे रखा है तो लिखेंगे प्रतिशत कम, और कम दे रखा है तो 100 में से घटा देंगे 25 को और गुणा कर देंगे 100 से। 25/75 और गुणा 100, ये कटा 3 बार, 3 से कटा तो 30 सही 1/3% उत्तर। ऐसे सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल है, किसी आयत की लंबाई में 20% वृद्धि एवं चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। जब दो विमाओं में परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके कारण से उनके रिजल्ट में कितना परिवर्तन होगा, इसके लिए एक सूत्र है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी और बट्टे में 100। यहाँ पे प्लस माइनस ए का मतलब है पहली विमा में वृद्धि अथवा कमी, प्लस का मतलब होता है वृद्धि और माइनस का मतलब है कमी। तो रिजल्ट में जो प्रभाव पड़ेगा वो इतना पड़ेगा। अगर इस पूरे का रिजल्ट पॉजिटिव आए इसका मतलब पूरे में वृद्धि होगी, और पूरे का रिजल्ट निगेटिव आए इसका मतलब पूरे में कमी होगी। ऐसे ही मान लीजिए जब दो वस्तुओं पर लगातार छूट दी जाए या एक वस्तु पर दो क्रमिक छूट दी जाए 10% और दूसरी वाली भी 10%, तो ये टोटल मिला के कितने प्रतिशत की एकल छूट के तुल्य है, तो उसमें भी सेम यही फॉर्मूला काम में लेंगे। छूट के कारण से कमी आती है तो माइनस का चिन्ह आएगा और यहाँ पे भी माइनस का चिन्ह आएगा। तो सवाल देखते हैं, लंबाई में 20 की वृद्धि, एक की जगह आएगा प्लस का 20, चौड़ाई में 10 की कमी तो बी की जगह आएगा माइनस का 10, क्योंकि कमी की जा रही है। अब इन दोनों का गुणा होगा ए का और बी का, तो ये प्लस का है ये माइनस का है, तो चिन्ह आएगा माइनस का। 20 गुणा 10 होता है 200 और बट्टे में 100। 20 में से 10 गया तो 10 माइनस ये कट गया 2 बार, तो 10 माइनस 2 आ गया 8। उत्तर आ रहा है पॉजिटिव, इसका मतलब 8% की होगी वृद्धि, किसमें, क्षेत्रफल में। तो दो चीजों में वृद्धि हो या कमी हो, या एक में वृद्धि और एक में कमी हो, तो ये सूत्र आपको यूज करना है। इसका रिजल्ट अगर पॉजिटिव तो टोटल में वृद्धि, और रिजल्ट अगर निगेटिव तो टोटल में कमी होती है। ऐसे ही अगर आपको कह दिया जाए कि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी कर दी जाए तो फिर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो वृत्त में लंबाई की जगह भी त्रिज्या और चौड़ाई की जगह भी त्रिज्या, तो लंबाई में मतलब त्रिज्या में 10% की कमी, तो एक की जगह भी -10 और बी की जगह भी -10, दोनों का गुणा होगा तो माइनस का 10 और माइनस का 10 गुणा होके प्लस का 100 और बट्टे में 100। ये माइनस माइनस जुड़ता है तो माइनस का 20 और प्लस का 100 में 100 का भाग एक बार जाता है, तो ये हो गया माइनस का 19। माइनस का मतलब उत्तर आ रहा है निगेटिव, अर्थात कमी होगी, और कितने की, 19% की। तो 19% की कमी आ जाएगी इसके क्षेत्रफल में, वृत्त के क्षेत्रफल में। अगला सवाल है, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर, 20% शिक्षा पर, 25% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि वह शिक्षा पर भोजन की बजाय 2500 रुपए अधिक खर्च करता है तो बताइए वह कुल कितने रुपए खर्च करता है। अब यहाँ पे सवाल में दिया गया कि यदि वह शिक्षा पर भोजन की बजाय 2500 रुपए अधिक, तो भोजन का प्रतिशत कितना है 15, शिक्षा का कितना है 20, तो कितने परसेंट अधिक हो गया 5, तो 5% अधिक है, उसका मान दे रखा है कितना रुपया, 2500 रुपया। तो हम लिख सकते हैं 5% का जो मान है वो 2500 रुपया है। अब आपको पूछा कि वह कुल कितने रुपए खर्च करता है, तो टोटल मिला के वह 15 और 20 कितने हो गए 35, 35 और 5 30 और 20 50, वह 50% खर्च करता है। इसका मतलब आपको 50% का मान ज्ञात करना है। तो रामबाण विधि लगाते हैं, 5% का मान कितना दे रखा है 2500, और कितने का पूछा है 50 का पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 25,000। ठीक है, तो 5 ही कटेगा 10 बार, 10 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 25,000 रुपए। इसका मतलब उसका जो टोटल खर्चा है वो 25,000 रुपए है। अगर किसी में पूछता कि उसकी आमदनी कितनी है या आय कितनी है, आय कितने परसेंट होती है 100%, क्योंकि वह अपनी आय का खर्च कर रहा है, आय का 15%, इसका मतलब 100 में से 15 रुपए, तो 15 रुपए भोजन पे खर्च करता है, इसका मतलब उसकी टोटल आय है वो 100 है। तो 100% का मान आप याद कर लेंगे। तो 5% का मान अगर आपके पास में आ जाता यहाँ से 2500 रुपए, तो आप याद करते 100% का मान, तो 100% का मान कितना होता, 20 बार करता, 20 को 25 से गुणा करते तो यह आता 50,000 रुपए। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए वो पूछता कि बताइए वह शिक्षा पर कितना रुपया खर्च करता है, तो अंतर कितने का है 5% का, 5% का मान 2500, तो शिक्षा पर कितना खर्च 20%, तो 20% का मान आप याद कर लेते। ऐसे सवालों में कम से कम कैलकुलेशन करके आपको डायरेक्ट सवाल को सोल्व करना है। अब इसका दूसरा प्रकार होता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 15% भोजन पर, फिर अगर दे दे कि शेष का, इसी सवाल में दे दे कि शेष का 20% शिक्षा पर, फिर कह दे शेष का 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, फिर यहां पे वो देता कि यदि वह 25,000 रुपए की बचत करता है तो उसकी आय कितनी रुपए है, तो उसकी आय कितने रुपए है। ऐसे आपको सवाल पूछ लिया जाता, मतलब जब शेष बचे हुए में से खर्च कर रहा है, जैसे शुरुआत में मान लो वह 100 रुपए लेके बाजार में गया था,
तो उसमें से 15% उसने भोजन पे खर्च कर दिए। तो 15% के बाद में जो 85 बचा है, उस 85 का 20% वह शिक्षा पे खर्च करेगा। फिर जो बचेगा उसका 25% अन्य मदों पे खर्च करेगा। इसके बाद में मान लो वो 25,000 रुपए बचा के ले आता है, तो इसका आपको बताना है कि उसकी आय कितने रुपए थी। ऐसे सवाल में जहां पे शेष में वृद्धि या फिर शेष में कमी हो, जैसे जनसंख्या में होता है, शेष में हमेशा वृद्धि होती है। इस बार जो जनसंख्या हो जाएगी 2021 में जो जनगणना आएगी, उसकी 2021 की जो जनगणना का जो आंकड़ा आएगा उसमें फिर वृद्धि होगी 2031 में, फिर जो आंकड़ा आएगा उसमें वृद्धि होगी 2041 में। तो जनसंख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। ऐसे ही मान लीजिए कोई मशीन है, उस मशीन के मूल्य में जो अवमूल्यन होता है, डेप्रिसिएशन होता है, वो भी उसमें शेष पे होता है। तो जहां पर भी शेष में वृद्धि या कमी हो, ऐसी स्थिति में आपको सूत्र यूज करना है अंतिम मान बराबर, अंतिम मान बराबर जो प्रारंभिक मान था वो, प्रारंभिक मान मतलब शुरुआत में जो मान था वो, और गुणा फिर 100 प्लस माइनस जो पहली वृद्धि या कमी है वो x% बट्टे 100, ऐसे ही 100 प्लस या माइनस y% बट्टे 100, और ऐसे ही 100 प्लस माइनस z% बट्टे 100। यहाँ पे परसेंट का चिन्ह हटा के मैंने 100 पहले से लिख दिया है, आप चाहें तो ये x, y और z भी लिख सकते हैं। 100 प्लस माइनस x बट्टे 100, 100 प्लस माइनस y बट्टे 100, 100 प्लस माइनस z बट्टे 100, और चौथा हो तो वो भी आगे आ जाएगा। अब यहाँ पे वृद्धि के लिए प्लस चिन्ह यूज करना है और कमी के लिए माइनस चिन्ह यूज करना है। अंतिम मान का मतलब होता है अंत में कितना हो गया, मतलब कितना बच गया। आप यहाँ इस सवाल के लिए लिख सकते हैं कि बचत। और प्रारंभिक मान का मतलब शुरू में वो कितने रुपए लेके बाजार में गया था, या कहें उसकी जो आय है वो कितने रुपए थी, शुरुआत में उसके पास में कितने रुपए थे। तो यहाँ पे सवाल में दिया गया है 25,000 रुपए की बचत करता है, इसका मतलब लास्ट में उसके पास में हो जाता है 25,000 बराबर प्रारंभिक मान, मतलब उसकी आय आपको ज्ञात करनी है। तो आप x मान लीजिए, पहली वृद्धि या कमी, पहली कमी है 15% की, क्योंकि खर्चा कर रहा है, इसका मतलब कमी हो जाएगी उसके टोटल जितने रुपए लेके गया था उसमें 15% की। तो 100 माइनस करेंगे 15 और बट्टे में 100, उसके बाद में जो बचा हुआ है उस पे 20% की कमी होगी, तो 100 माइनस 20 और बट्टे 100, उसके बाद में 100 माइनस 25 और बट्टे में 100। कैलकुलेशन करके उत्तर आपका आ जाएगा। ऐसे ही सवाल दिया रहता कि एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 10,000 है, वर्तमान जनसंख्या 10,000 है। फिर कहा जाए प्रति वर्ष 10% जनसंख्या वृद्धि होती है, तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी जनसंख्या। तो हम यहाँ पे जनसंख्या वाले में क्या करेंगे, मान रखेंगे। अंतिम मान का मतलब बाद में कितनी हो जाएगी, बढ़ के कितनी हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे बढ़ने के बाद की जनसंख्या। प्रारंभिक जनसंख्या, प्रारंभिक मान का मतलब अब कितनी है, तो ये हो जाएगा 10,000। पहली साल वृद्धि 10 की, तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 110 बट्टे 100। दूसरी साल भी वृद्धि है 10 की, क्योंकि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होती है और 3 साल तक होती है, तो हम ये स्टेप 3 बार लिखेंगे। कैलकुलेशन करेंगे, आपके पास में उत्तर आ जाएगा 13,310, ये आपका उत्तर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल भी सोल्व कर लेने। अगला सवाल है, एक मेले में 3 शर्ट खरीदने पर 1 शर्ट मुफ्त दी जाती है, तो बताइए कितने प्रतिशत छूट दी जाती है। तो यहाँ पे आप समझेंगे कि 3 शर्ट तो आपको खरीदनी पड़ेगी, 1, 2 और ये 3, और एक आपको मुफ्त मिल जाएगी, तो ये मिल गई चौथी मुफ्त वाली। अब ये तो एक है फ्री की, और बाकी ये जो 3 है इनके लगे आपके पैसे, तो कुल मिला के आपको कितने प्रतिशत छूट मिली है। तो यहाँ पे वास्तविक जो लेन देन हुआ है वो हम देखेंगे तो 4 वस्तुओं का हुआ है, इन 4 में से एक फ्री की है, नहीं कि 3 में से एक फ्री की है। 3 के तो पैसे लगे हैं, हम ये सोच लेते हैं कि 3 में से एक फ्री है और 1/3 करके 33 से 1/3 को सही कर देते हैं और वो गलत हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना, वास्तविक जो लेन देन है वो कितना हुआ है, 4 का। 4 में से एक फ्री की आई है, ना कि 3 में से एक फ्री की है। 3 के तो पैसे लगे हैं, तो फ्री की कितनी है, 1। कितने में से, 4 में से, तो 4 में से फ्री है 1, तो 1 में से कितनी, 1/4, और 100 में से कितनी, 1/4 गुणा 100, और कितने प्रतिशत, 25%। इसका मतलब 25% ही डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ऐसे ही अगला सवाल है, इसका कंसेप्ट भी ऐसा ही है। एक बेईमान मिठाई वाला 1 किलोग्राम की जगह मात्र 900 ग्राम मिठाई ही तोलता है, तो हमें ऐसा लगता है कि केवल 10% की वो बेईमानी कर रहा है, लेकिन 10 की नहीं कर रहा, वो ज्यादा की कर रहा है। हमें वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम, और पैसे कितने के ले लिए, 1 किलो के, मतलब 1000 ग्राम के। तो कितने ग्राम के अधिक ले लिए, 100 ग्राम के अधिक ले लिए। कितनी मिठाई बेचकर, 900 ग्राम बेचकर। 1000 का तो नाम है, बेची कितनी है, केवल 900 ग्राम ही बेची है। तो उसने बेईमानी कितने पे की, वास्तविक लेन देन पे। वास्तविक लेन देन कितने का हुआ, 900 ग्राम का। 900 ग्राम पे बेईमानी 100 ग्राम की, तो 900 पर बेईमानी 100 की, तो प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100, तो ये हो जाएगा कितना,
11 से ही 1/9%। तो 11 से ही 1/9% की बेईमानी करता है, जबकि हमें प्रतीत होता है कि केवल 10% ही बेईमानी वो कर रहा था। ठीक है, अगला सवाल है, एक कक्षा में 30% विद्यार्थी हिंदी में फेल होते हैं, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल होते हैं और 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी फेल होते हैं? ऐसी स्थिति में जब आपको इस टाइप से दिया गया हो, ये पहला विषय और ये दूसरा विषय और यहाँ पे दोनों विषय में शामिल होने वाले, ऐसी स्थिति में जब आपको कुल संख्या ज्ञात करनी हो, तो यहाँ पे जो ए प्रकार के हैं वो और बी प्रकार के हैं उनको जोड़ते हैं और उसके बाद में घटाते हैं, जो दोनों में कॉमन होते हैं उसको। ए और बी में जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम घटा देते हैं वापिस, क्योंकि ये यहाँ वाला इसमें भी शामिल हो चुका है और इसमें भी शामिल हो चुका है, तो ए में भी आ गया, बी में भी आ गया, इसलिए हम दो बार मान लेते हैं उसको, क्योंकि एक बार इधर आ गया, एक बार इधर आ गया, तो दो बार आ गया, इस कारण से हम एक बार उसको वापस घटा देते हैं। तो कुल संख्या ज्ञात करने का ये तरीका है। अब यहाँ पे कुल फेल है, तो कुल फेल बराबर होता है पहले विषय में फेल कितने प्रतिशत, 30%, प्लस दूसरे विषय में फेल कितने प्रतिशत, 40%, माइनस दोनों विषयों में फेल तो कितने प्रतिशत, 15%। 30 और 40 हो गया 70, 70 में से 15 गया तो 55, तो इसका मतलब 55% विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो गए। ऐसे ही यहाँ पे एक महाविद्यालय में 70% विद्यार्थी राजनीति विज्ञान लेते हैं और 60% विद्यार्थी वो इतिहास विषय चुन लेते हैं, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी हैं वो दोनों विषय चुनते हैं? तो टोटल जो कुल विद्यार्थी हैं वो बराबर होता है पहला विषय प्लस दूसरा माइनस दोनों विषय। तो कुल कितने प्रतिशत होते हैं विद्यार्थी? 100% होते हैं। कॉलेज में टोटल परसेंट जो है विद्यार्थियों का वो होता है 100%। पहला विषय चुनने वाले कितने हैं? 70, दूसरा चुनने वाले कितने हैं? 60, इसका मतलब दोनों चुनने वाले कितने हैं? तो x मान लो 70 और 60 जुड़ेंगे 130, 130 इधर आएगा या फिर आप x को इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 130 में से 100 जाके घटेगा तो x का मान आ जाएगा 30%। अब इस सवाल को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 70 और 60 जोड़ा तो कितना हो गया? 130, इसका मतलब ये जोड़ ज्यादा क्यों आया? क्योंकि जो दोनों विषय लेने वाले विद्यार्थी हैं उनके कारण से ये जोड़ ज्यादा आया। तो 100 से कितना ज्यादा आया? 30 ज्यादा आया, इसका मतलब 30% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों विषय चुनते हैं। अब आपको अगर इस प्रतिशतता की कंप्लीट क्लास चाहिए तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट में आपको कंप्लीट क्लास भी मिल जाएगी, और इसके अलावा अगर आपको चुनाव से संबंधित सवाल चाहिए तो चुनाव से संबंधित सवाल मैंने अलग से पढ़ा रखे हैं, आप वहां पे जाके चुनाव वाले सवाल जरूर पढ़े, वो भी प्रतिशतता के होते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस क्लास को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।